अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस लेक्चर बायोलॉजी में साथ में और मेरे इस चैनल में भी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने इनेट इम्यूनिटी के अंदर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस को पढ़ा था। उसके अंदर हमने सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ा था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, वो पढ़ा था फेगोसाइटोसिस। तो स्टूडेंट्स, फेगोसाइटोसिस को हमने हमारे पहले वाले लेक्चर के अंदर समझ लिया था। लेकिन स्टूडेंट्स, फेगोसाइटोसिस सिर्फ एक सेल से ही परफॉर्म नहीं होती, उसको परफॉर्म करने के लिए 4 डिफरेंट सेल्स आपकी बुक ने रिकमेंड किए और आपकी बुक ने उसे एक्चुअली लिखा है उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हम आज उन चारों सेलों को स्टडी करेंगे, तो आप तक एंड तक बने रहिए। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट के अंदर सवाल कर सकते हैं। तो हम बिना कोई टाइम ज़ाया किए हमारे उन सेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि एक्चुअली फेगोसाइटोसिस के लिए कुछ सेल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मैंने इधर लिखा है, देयर आर सम फेगोसाइटिक सेल्स विच परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। जो यानी कि फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो क्या परफॉर्म करते हैं, फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं। उन फेगोसाइटोसिस को करवाने के लिए हमारे पास 4 सेल्स हैं। एक पीछे लिखा हुआ मैंने, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा था, इसलिए मैंने उसे पीछे लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक एक करके इन सारे सेलों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये मैंने आपके लिए बिल्कुल एक अच्छा सा फ्लो चार्ट बनाया ताकि आप इसे इजीली याद कर सकें, और ये मैंने आपकी पॉइंट्स के अंदर लिखा है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूट्रोफिल को। न्यूट्रोफिल या न्यूट्रोफाइल्स, आपसे जो भी कहना चाहें, इन दोनों लफ्ज़ में से, इन दोनों प्रोनाउंसिएशन से आप इसे कह सकते हैं। एक्चुअली अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो हमारे टोटल ल्यूकोसाइट्स के अंदर, यानी कि ल्यूकोसाइट्स हम बोलते हैं किनको है, ल्यूकोसाइट्स हम बोलते हैं एक्चुअली किनको, WBCs को, ल्यूकोसाइट्स हम बोलते हैं किनको, WBCs को बोलते हैं। तो आपने इस वर्ड से हमेशा इंटरेक्ट करना है कि ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, एक्चुअली WBCs होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे जो टोटल WBCs होते हैं उनमें 50-70% के लगभग हमारे पास न्यूट्रोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में, वो कहता है कि हैव नो स्फेरिकल एंड 3 to 5 लॉब्ड न्यूक्लियस होता है। इनके पास क्या होता है, नन स्फेरिकल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वो कितने लॉब्ड का होता है, 3 से 5 लॉब्ड के होता है। और मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप इधर देख सकते हैं कि इधर हमारे ये जो न्यूक्लियस है सर्कुलर तो एक्चुअली नहीं है, इसमें लॉब्स है 1 2 3 4, या तो 1 या 3 से लेकर 5 तक के दरमियान में क्या हो सकते हैं, इसके लॉब हो सकते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं। अच्छा, एक्चुअली क्या करता है ये न्यूट्रोफाइल्स, करता ये है कि न्यूट्रोफाइल्स कैन रिकॉग्नाइज बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स लाइक, बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स से मुराद के बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। फ्लैजिला के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको हम फ्लैजिलिन प्रोटीन कहते हैं, उसको भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। बैक्टीरिया की यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर हमें लिपोपॉलीसेकेराइड पाया जाता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है और फिर क्या कर देता है, उनको फेगोसाइट कर देता है या उनको खा जाता है। इस तरीके से क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के लिए भी कोई चीज़ होनी चाहिए ना, तो इनके पास क्या होते हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं जिनके तहत ये क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारे पास जो अगला फेगोसाइटिक सेल आता है उसको हम बोलते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट एक्चुअली क्या करता है स्टूडेंट्स, वो करता है ये कि इसके पास भी एक्चुअली सिंगल बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। इनके पास न्यूक्लियस होता है लेकिन बीन शेप्ड न्यूक्लियस होता है। मैं आपको नीचे डायग्राम में दिखाऊंगा आपको। वो एक्चुअली ए ग्रेन्यूलेटेड होता है, यानी कि उनके साइटोप्लाज्म के अंदर क्या नहीं होता है, जिसके हमारे पास न्यूट्रोफाइल के अंदर इधर आपको ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, जो आपको छोटे छोटे से दिख रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ये है एक्चुअली, ये है हमारे पास ग्रेन्यूल्स, ये क्या है, ग्रेन्यूल्स। लेकिन अगर आप इधर मोनोसाइट्स में देखेंगे तो मोनोसाइट्स में, ये मोनोसाइट का हमने स्ट्रक्चर बनाया, इनके साइटोप्लाज्म में आपको कोई भी ग्रेन्यूल नहीं दिखेगा। तो आपने इधर देख लिया। इसी तरीके से 2 से 8% होते हैं ये हमारे टोटल RBC काउंट्स के अंदर, WBC काउंट्स के अंदर टोटल कितने होते हैं, 2 से 8% होते हैं। अराइज कहाँ से होते हैं, मॉलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल्स वो होते हैं जिनसे सारे सेल्स ड्राइव होकर आते हैं। इसी तरीके से WBCs की तरह, RBCs की तरह मोनोसाइट्स भी कहाँ से ड्राइव होते हैं, माइलॉइड स्टेम सेल से होते हैं। इसी तरीके से लाइफ स्पेन की अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, 2 से 5 दिन का होता है। और ये क्या करते हैं, जब 2 से 5 दिन होते हैं तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे बनते हैं स्टेम सेल से, वहाँ से माइग्रेट करते हैं फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू, और टिश्यू में जब जाते हैं ये अपना साइज ग्रो करते हैं और वहाँ पे जाके या तो ये मैक्रोफाज बन जाते हैं, या तो ये मैक्रोफाज से डेंड्राइटिक सेल बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप ये क्या बोलेंगे, डेंड्राइटिक सेल क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊँगा एक्चुअली डेंड्राइटिक सेल एक्चुअली होता क्या है। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम डेंड्राइटिक, अगर मैं आपको क्लियर करूँ तो मोनोसाइट भी एक्चुअली मैक्रोफाज होता है।
यानी कि ये भी फेगोसाइटिक सेल होता है, ये भी क्या करता है, पैथोजेंस को खा जाता है जब भी उसके सामने आ जाते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं इनमें सिर्फ थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस यानी मार्फोलॉजी का, सेलुलर मार्फोलॉजी का क्या होता है, फ़र्क होता है। इधर आप गौर से देख सकते हैं कि इधर हमारे पास जो भी सेल्स हैं इनका जो साइटोप्लाज्म इनके ऊपर क्या बने हुए हैं, डेंड्राइट्स बने हुए हैं, कुछ प्रोजेक्शंस सी निकली हुई आ रही है, एक्स्ट्रा इरेगुलर सी ग्रोथ आ रही है। इस पूरे सेल को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रोथ की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। स्टूडेंट्स अगर इस बात को हम थोड़ा वर्ड्स के अंदर बताना चाहूँ तो कुछ ऐसे बताऊँगा कि इनके पास जो लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं लाइक डेंड्राइट्स इन न्यूरॉन्स का अगर आप स्ट्रक्चर देते हैं न्यूरॉन्स द ब्रेन सेल्स, उनके ऊपर भी कुछ ऐसे ही क्या होती है, इनकी प्रोजेक्शंस निकली होती है। इस वजह से इनको हमने डेंड्राइट्स से, क्योंकि उन प्रोजेक्शंस को जो हमें न्यूरॉन्स में पाई जाती है उनको हम डेंड्राइट कहते हैं। इस वजह से उससे रिजेंबल्स करके हमने न्यूरॉन सेल की प्रोजेक्शन से इस सेल का नाम हमने क्या रख दिया, डेंड्राइटिक सेल्स। इस वजह से अब ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं किसको, टी सेल्स को, और फिर मर जाते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ये होते हैं कहाँ पर है, लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर लाइक स्प्लीन, पायर्स, पिक्चर्स, ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, टिश्यूज़ होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, और टॉन्सिल इन जगहों पर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ये बात तो अब आपको सारी क्लियर हो गई इन सेल के हवाले से, आप इन नोट्स को कॉपी कर सकते हैं या आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। स्टूडेंट्स अब हम हमारे लास्ट सेल की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारे मैक्रोफाज के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर मैं मैक्रोफाज के ऊपर आपको बताना चाहूँ तो एक्चुअली मैक्रोफाज होते क्या है, किस काम में आते हैं, ये भी एक्चुअली फेगोसाइटोसिस के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व इन द फॉरेन सेल्स फेगोसाइटोसिस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड मैनी मोर अदर पैथोजेंस ऑल्सो। इसी तरीके से ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट्स, मैंने आपको बताया या तो मोनोसाइट्स किसके अंदर ड्राइव हो जाते हैं, फेगोसाइट्स में ड्राइव हो जाते हैं, मैक्रोफाज में ड्राइव हो जाती हैं, उसके बाद फिर किस में ड्राइव हो जाते हैं, हमारे डेंड्राइटिक सेल्स के अंदर। तो ये मैक्रोफाज के बारे में बता रहा हूँ। मैक्रोफाज भी एक्चुअली क्या होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, लार्जेस्ट अमंग ऑल ल्यूकोसाइट्स, यानी कि ये सबसे बड़े होते हैं, जितने भी ल्यूकोसाइट्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं उन सब के अंदर सबसे बड़े होते हैं। अभी तक हम जिन को पढ़ के आए वो सारे WBCs के अंदर यानी कि वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही आते हैं। हैव अ हॉर्स शू शेप न्यूक्लियस, अगर इनके बारे में हम बात करें फर्दर और तो इसमें एक बहुत हैरत अंगेज बात ये है कि मैक्रोफाज अडॉप्ट इन स्पेसिफिक टिश्यू कंडीशन, दैट्स व्हाई देयर नेम्स इज चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन विच दे आर फाउंड। लाइक अगर ये अल्व्यूलाई ऑफ लंग्स के अंदर पाए जाते हैं तो हम उनको कौन से मैक्रोफाज कहते हैं, अल्व्यूलर मैक्रोफाज कहते हैं या अल्व्यूलर मैक्रोफाज एक्चुअली। अगर ये लीवर मैक्रोफाज यानी लीवर में पाए जाए तो इनको हम बोलते हैं कप्फर सेल्स यानी कि लीवर मैक्रोफाज। अगर ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन के अंदर पाए जाएँ तो इनको हम बोलते हैं माइक्रोग्लिया यानी कि ब्रेन मैक्रोफाज। इसी तरीके से ये कुछ और काम में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जब भी कोई सेल आता है कोई इसकी यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे पास ये क्या है, पूरा का पूरा WBC है यानी कि सॉरी मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज ने क्या किया, एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद इस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, इसे तोड़ फोड़ हो जाएगी पूरी। जब ये तोड़ फोड़ होगी तो ये क्या करता है, इसके ने कुछ पार्ट को अपनी सरफेस के ऊपर क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है ऐसे इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन। और जब ये रिप्रेजेंट करता है तो इसी वजह से हम मैक्रोफाज को क्या बोलते हैं, दे आर एंटीजीन प्रेजेंटिंग सेल। क्या होते हैं इनको हम फिर क्या बोलते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं, बिकॉज प्रेजेंट फॉरेन पार्टिकल्स जीन ऑन द सरफेस। सही है, जिसकी वजह से क्या होता है, टी सेल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट्स कर देते हैं कि भाई टी सेल को बताते हैं और फिर इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, आके टी सेल्स आ जाते हैं और फिर टी सेल्स अपने रिसेप्टर से आके इसको क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर वो फर्दर क्या बनाते हैं, बी सेल्स यानी कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। एंटीबॉडीज़ के बाद वो फिर मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टॉपिक के अंदर। तो लेकिन अभी ये हमारा इनेट इम्यूनिटी का टॉपिक चल रहा है और ये टॉपिक और जितने सेल्स हैं हमारे इनेट इम्यूनिटी के अंदर ही आते हैं, क्योंकि ये फेगोसाइटोसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं और ये आपकी बुक ने सारे इन सबको अलग अलग तरीके से बयान भी किया है। एंड दूसरा इनका सबसे बड़ा काम होता है आपकी इम्यून सिस्टम के अंदर, वो होता है इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर क्या करवाते हैं, इन्फ्लामेशन, विच इज़ एक्चुअली थर्ड पार्ट ऑफ योर इम्यून रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू योर बुक। और
तीसरा जो बहुत मेन काम होता है, क्या करते हैं, ऑल्सो रिलीज साइटोकाइंस विच स्टिमुलेट्स अदर इम्यून सेल्स एज अ अलर्ट। क्या करता है ये, फिर कुछ साइटोकाइंस भी रिलीज़ करवा देते हैं, फिर दूसरे सेल्स को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ टोटल ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर एंड टुडेज टॉपिक। आई होप यू विल लर्न। तो अगर आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उन सबके आंसर दूंगा। और ये नोट्स आप ऐसे एज इट इज़ इनको कॉपी कर सकते हैं, ये आपके लिए मैंने बनाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं हमारे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए। अल्लाह हाफिज़।